गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि आजकल देश में माहौल कॉर्पोरेट सेक्टर्स के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, मिनिस्टर्स के खिलाफ, कोल स्कैम, 2G स्कैम, अन्ना आंदोलन, इसी तरह की घटना मुझे एक 12 साल पुराने, आज से 10 years बिफोर, 12 साल पहले ऐसा ही माहौल था यूएसए के अंदर। तो यूएसए के अंदर क्या हुआ, कंपनीज थी जिनका नाम आपने सुना होगा, एनरॉन, सीए फर्म थी, बिग फोर में सबसे बड़ा भाई आर्थर एंडरसन, बिगेस्ट सीए फर्म, ये बिगेस्ट अकाउंटेंट फर्म इन द वर्ल्ड, MIC। इन कंपनीज का क्या हाल हुआ, कैसे कंपनी बैंकरप्ट हुई पूरे यूएसए की इकोनॉमी में। विश्वास जनता का कि ये जो पब्लिक कंपनीज हैं, ये पब्लिक कंपनीज के ऑडिटर्स हैं, पब्लिक कंपनीज ऑडिटर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, सारे इंस्टीट्यूशंस which deals with the corporates, जैसे यहां सेबी है, यूएसए में सॉक्स है, इन सब के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया। और ऐसे टाइम पे जैसे यहाँ पे आंदोलन लीड किया अन्ना ने, काफी और लोगों ने, इसी तरह वहां पर जो आंदोलन था, 2 लोग थे, एक सीनेटर था और एक मिस्टर सारवंस एंड मिस्टर ऑक्जली। एक थे सीनेटर और एक थे कांग्रेसमैन। इन्होंने वहां की सीनेट में, जिस तरह यहाँ पार्लियामेंट होती है, ओके, वहां सीनेट में काफी हंगामा किया, काफी इस इशू को उठाया कि ये जो पब्लिक कंपनी है और ये जो ऑडिटर्स हैं और ये जो पब्लिक इशू करके पब्लिक से पैसा उठा के जो कॉर्पोरेट घराने हैं, ये सारा सिस्टम फ्रॉडुलेंट है और इसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई गवर्नमेंट का चेक नहीं है, रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, ये प्राइवेट लोग मनमानी कर रहे हैं। और इन सब के आंदोलन की वजह से आया एक एक्ट जिसका नाम हुआ सारवंस एंड ऑक्जली एक्ट 2002। तो सारवंस एंड ऑक्जली एक्ट 2002 ये बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, चेक ऑन CFO, चेक ऑन ऑडिटर्स, इन सब के ऊपर इसके अंदर लॉ बने। एक पब्लिक PCAOB जिसको कहते हैं, पब्लिक कंपनी ओवरसाइट अकाउंटेंसी बोर्ड बनाया गया। ओके, तो ये जो सारवंस एंड ऑक्जली एक्ट है, ये आया क्यों? ये इन सब के जो फ्रॉड हुए, ये जो सारवंस एंड ऑक्जली था, ये था रिएक्शन
that was created by reaction of fraudulent practices, या you can say corporate scandals and loss of investors' confidence. Loss of investors' confidence in public company. पब्लिक कंपनी में जिस तरह आजकल हिंदुस्तान के अंदर मिनिस्टर्स, पब्लिक कंपनी, कोल स्कैम, 2G स्कैम के बाद में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट की माइंस, ठेके, किसी में भी विश्वास नहीं रह गया, कॉन्फिडेंस नहीं रह गया, क्रेडिबिलिटी। आज किसी की, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, अभी तो FIR उस आदमी पर लिख दी, कुमार मंगलम बिरला, जो कि खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक ऐसा इंडस्ट्री जिसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए लीडर चुना गया गवर्नमेंट ने, आज उसी के खिलाफ FIR लिखी गई कोलगेट स्कैम के अंदर। हालांकि पूरा इंडस्ट्रियल माहौल आज त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन इसी तरह का माहौल पैदा हुआ था एनरॉन के केस में। और जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी CA फर्म आर्थर एंडरसन, जो पूरे वर्ल्ड के 100 कंट्री से ज्यादा बिजनेस करती थी, एक दिन में शट डाउन हो गई, एनरॉन बंद हो गई। MIC, AIG, जाने कितनी कॉर्पोरेट सेक्टर्स का ये हाल हुआ। USA में त्राही त्राही मच गई। तब ये बना सार्वजनिक एक्ट 2002। और ये जो सार्वजनिक एक्ट ने प्रभावित किया इंडिया को भी। ओके, तो जब इसको ये बना क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। ये रिएक्शन था और ये जो सारा फ्रॉड हुआ, ये फ्रॉड का के भी कुछ रीजन, फ्रॉड के रीजन था उस समय आइडेंटिफाई किए गए। इंटेंस कॉम्पिटिटिव प्रेशर, आपको ऐसे 240 में मैंने बताया था कि फ्रॉड के जो फैक्टर्स हैं उनमें मैंने बताया था इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी एंड प्रेशर। यहां पर जो बेसिक रीजन था वो इंटेंस कॉम्पिटिटिव प्रेशर, उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, conflict of interest was another reason, and next is जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस थी वो बहुत खराब थी, पुअर कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस। पुअर कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस, इन तीन का रीजन की वजह से एकदम एनरॉन, आर्थर एंडरसन, CA फर्म वर्ल्ड की, और एनरॉन एकदम तबाह हो गए। USA के इन्वेस्टर्स त्राही त्राही करने लगे, पूरे वर्ल्ड में ये संदेश गया और उसके बाद में ये आया सार्वजनिक एक्ट। ओके, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंटेंस कॉम्पिटिटिव प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड पुअर कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस की वजह से जो रिपोर्टिंग थी, चाहे वो बाई मैनेजमेंट हो, चाहे बाई ऑडिटर्स हो, चाहे बाई एक्सपर्ट्स हो, तो दिस इज द लेड टू, बिकॉज ऑफ दिस लेड टू पुअर रिपोर्टिंग बाई मैनेजमेंट, ऑडिटर्स एंड अदर्स। जो भी कॉर्पोरेट से एक्सपर्ट से सबके द्वारा पुअर रिपोर्टिंग हुई, प्रॉपरली रिपोर्टिंग नहीं हुई, और इसकी वजह से ये फ्रॉड हुआ। साथ ही साथ बहुत सारे केसेस में इन प्रेशर्स की वजह से, इन्हीं प्रेशर्स की वजह से क्या हुआ, इन्हीं की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से
क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई, क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई। क्रिमिनल एक्टिविटी किस तरह की? मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, अल्टरेशन, मैनिपुलेशन हुआ, अल्टरेशन हुआ, और साथ ही साथ इसी दौरान एक और फैक्टर हुआ, .com बस्ट। बहुत सारी वेबसाइट कंपनियां खुली और .com फर्म अरबों रुपया लोग लेके ट्रिलियंस डॉलर्स बर्बाद हुए .com बस्ट में। इन सब से एकदम कॉर्पोरेट सेक्टर से विश्वास, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से, स्टेट कंपनियों से विश्वास एकदम पब्लिक का उठ गया। ओके, तो इन सब से रोकने के लिए एक बनाया गया पब्लिक सेक्टर अकाउंट ओवरसाइट बोर्ड। इन सब से रोकने के लिए क्या बनाया गया? हाँ जी, इन सब से रोकने के लिए पब्लिक कंपनी अकाउंट। तो इन सब की वजह से यूएसए में बनाया गया पब्लिक अकाउंट्स ओवरसाइट बोर्ड। हाँ जी, तो इसके अंदर पब्लिक कंपनी अकाउंट ओवरसाइट बोर्ड, जिसको कहते हैं PCAOB, ये बनाया गया। ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस इंश्योर की गई, लाइक रोटेशन, नॉन अटेस्टेशन वर्क, उसके बाद में कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। मैं आपको आज कराता हूं सार्वजनिक नौकरी एंड कंपनी एक्ट 2013। नेक्स्ट आया आपका कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR। ओके, एनहांस्ड कॉर्पोरेट डिसिप्लिन्स, क्रिमिनल एंड क्रिमिनल पेनल्टीज। ये सारी चीजें सार्वजनिक नौकरी एक्ट के अंदर आई। हिंदुस्तान ने भी थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया और कुछ चीजें 2000 कंपनी एक्ट अमेंड हुआ और सन 2002 से हमारे यहाँ कुछ चीजें आई। क्या क्या चीजें आई हमारे यहाँ आई? AS 17 आया, AS 18 आया और भी AS आए। ओके, तो मैं भी बताता हूं ये 2002 से हमारे यहाँ क्या क्या आया। इन सब के कारण हमारे यहाँ आया रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर दिखाई दे रहा है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आया, सेगमेंट रिपोर्टिंग आई, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स आया,
इसी तरह और भी डिस्क्लोजर्स के काफी चीजें हमारे यहाँ आई। क्लॉज 41 आया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बहुत सारी चीजें आई, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने जितनी तैयारी करनी चाहिए थी उतनी तैयारी नहीं की और हो गया हमारे यहाँ सत्यम। तो सत्यम कांड हो गया। सत्यम कांड आपने सुना होगा। सत्यम के अंदर सब कुछ असत्य था, सत्य नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि वो आगे एक ए नाम का इनका लोगो था, तो लोगो कहते थे, वो तो नाम ही असत्यम था। तो नथिंग राइट ऑन द लेफ्ट साइड एंड नथिंग लेफ्ट ऑन द राइट साइड, दिस वाज द केस ऑफ द सत्यम। उसके बाद में गवर्नमेंट ने थोड़े और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्लॉज आए, कमेटी बनाई गई, ऑडिट कमेटी बनाई गई, ओके, काफी कुछ किया गया। ठीक है, मैं भी उससे पहले आपको बताता हूं कि आखिर में आज जो पब्लिक कंपनी अकाउंट ओवरसाइट बोर्ड है, हालांकि ये बोर्ड बहुत तगड़ी पावर रखता है। इवन इंडियन कंपनी अगर किसी एमएनसी का ऑडिट करेगी तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा पब्लिक कंपनी अकाउंट ओवरसाइट बोर्ड पर। जो सीए फर्म इसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है कैन नॉट डू द ऑडिट ऑफ एनी कंपनी इन विच यूएसए हैज एनी इंटरेस्ट और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ओके, यहाँ डिस्क्लोजर्स के जो आज कंपनी लॉ में आए हैं, पब्लिक अकाउंट ओवरसाइट बोर्ड में रोटेशन, नॉन अटेस्टेशन पर, क्रिमिनल लायबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी सॉर्वेंस एंड ऑब्जुली एक्ट ने दे दिए थे। आज ये जो ऑडिटर्स अपॉन इंडिपेंडेंस, रोटेशन और नॉन अटेस्टेशन पर, यानी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई है नॉन सर्विसेज पर, जो सीए नहीं कर सकता, ना खुद, ना उसका कोई रिलेटिव, ना एसोसिएट, ना कोई पार्टनर, और ना वो किसी तरह रिलेट हो सकता। ये जो ऑडिट ऑफ इंडिपेंडेंस कंपनी एक्ट 2013 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि हाउ कंपनीज एक्ट हैज इन्फ्लुएंस फ्रॉम सर्वेंस एक्चुअली एक्ट, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट कमेटी एक्सेट्रा। ये सब जो कंपनीज एक्ट 2013 में आया है, सीएसआर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनहांस कॉर्पोरेट और क्रिमिनल पेनल्टी जो इतनी ज्यादा है सीएच पर, कंपनीज पर, और इवन प्रोसिक्यूशन है, ये सब कुछ आज जो कंपनीज एक्ट 2013 में आया है, डेट हैज सम रिलेवेंस फ्रॉम सर्वेंस ऑब्जुली एक्ट। क्योंकि ये सर्वेंस ऑब्जुली एक्ट ने जो काम किया, धीमे धीमे करके हमने लगा दिए 12 साल। तो 12 साल लगाने में क्या हुआ, हमने कई घपले देखे, सत्यम देखा, उसके बाद में 2G स्कैम देखा, कोल स्कैम देखा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को फंसते देखा, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को देखा। आज हमारे यहाँ ये हालत है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है, चाहे वो सबसे बड़ा घराना अंबानी हो, चाहे बिरला हो, चाहे टाटा हो, चाहे जिंदल हो, सबके यहाँ, एयर इंडिया हो, कि जैसी किंगफिशर की आप हालत देख ही रहे हो। तो कुल मिला के यदि ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हम सबक यदि जल्दी सीखते तो शायद अच्छा होता। लेकिन कंपनी एक्ट ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये सॉल्वेंस ऑब्जुली और कंपनी एक्ट 2013 में क्या क्या रिलीवेंस हो सकती है। ओके, और मैं बताना चाहूंगा साइलेंट फीचर्स और भी ज्यादा जो कंपनी एक्ट में आए हैं। तो सबसे पहले सर्वेंस एंड ऑब्जुली एक्ट में सर्वेंस, इनके अलावा इंटरनल कंट्रोल, जो केवल पहले मैनेजमेंट की रेस्पॉन्स, इंटरनल कंट्रोल पे गाइडलाइंस आया, एक्ट आया
रेगुलेशंस आए, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग पर रूल्स आए, प्रोविजंस आए हैं सर्वेंट्स एंड ऑक्सिलरी एक्ट में। ओके, जिसके द्वारा प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल की प्रोसेस, पॉलिसी, एक्शंस और आप कहें या पूरे सिस्टम पर कंट्रोल लगाए इस सॉल्वेंस एक्चुअली एक्ट ने। इस कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग में इस तरह के प्रोविजन लाए गए जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और एक्यूरेसी एनहांस हो, इंक्रीज हो। ओके, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी, और रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने की बात। ओके, ये सारी बात इस सॉल्वेंस एंड ऑक्सिलरी एक्ट में कही गई। तो आप देख रहे हैं कि जो कंपनी एक्ट 2013 आया है ये सॉल्वेंस एंड ऑक्सिलरी एक्ट से प्रभावित है, क्योंकि अब हमारे यहाँ कर दिए हैं 4 टाइप्स ऑफ द ऑडिट। 4 टाइप्स ऑफ द ऑडिट। हम लोग कई जगह तो सॉल्वेंस ऑक्सिलरी एक्ट से भी ज्यादा आगे बढ़े, क्योंकि अब पहले क्या था, केवल एक स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में जो था स्टैट्यूटरी, अदरवाइज वो केवल एक पार्ट थे इंटरनल कंट्रोल वगैरह, वो हम ऑडिट में पढ़ते थे इंटरनल ऑडिट। आज इंटरनल कंट्रोल के लिए 4 टाइप्स ऑफ द ऑडिट कंपलसरी किए गए हैं। इंटरनल ऑडिट कंपलसरी किया गया है, बताया गया है, कॉस्ट ऑडिट के बारे में बताया गया है और सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में बताया गया है। और जो अपना ऑस्ट्रेटरी ऑडिट है, जो ऑडिट है दैट इज YCA, वो तो है। ये आपके कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सॉल्वेंस एंड ऑक्सिलरी एक्ट से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है। कंप्लायंस रिपोर्टिंग के भी जो फॉर्मेट है, एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी, उसके प्रोविजंस आए हुए हैं और रूल्स उसके आ रहे हैं। ये भी कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजंस हैं और डिटेल्ड रूल के ड्राफ्ट रूल्स आ चुके हैं। उसका फर्स्ट सेट पास हो चुका है, सेकंड सेट पर अभी आपसे ऑब्जर्वेशन ली जा रही है। अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी, सबके बारे में बात है। ऑडिट कमेटी की इंडिपेंडेंस बढ़ाई गई है, रेम्यूनरेशन कमेटी बनाई गई है, नेगोशिएशन कमेटी बनाई गई है, ये सारी चीजें, और फाइन्स लगाए गए हैं, पेनल्टी लगाई गई है। काफी कुछ सॉल्वेंस एंड ऑक्सिलरी एक्ट से प्रभावित दिखाई देता है कंपनीज एक्ट 2013। ओके, सॉल्वेंस एंड ऑक्सिलरी एक्ट के बाद काम जो यूएसए में AIG कंपनी थी, उसको अकाउंट्स रीस्टेट कराने पड़े। पिछले 4-5 सालों के, पिछले 5 सालों के अकाउंट्स रीस्टेट कराए गए और उनके हिसाब से उसकी नेटवर्थ कम की गई। AIG के अकाउंट्स रीड्राफ्ट किए गए। तो हमारे यहाँ भी उससे रिलेटेड भी प्रोविजंस पे बातचीत हो रही है। ओके, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इसके आने के तुरंत बाद हम लोगों ने AS 16 लाए, उसके बाद में हम लोग लाए रिलेटेड पार्टी का सेगमेंट रिपोर्टिंग के बारे में स्टैंडर्ड लाए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में रूल्स आए,
उसके बाद में कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स के रूल आए। लेकिन जो EIG में किया गया कि जो ESOP दिए गए थे फर्जी वजह से, इनको रिकॉस्ट किया गया, रिकॉस्ट ऑफ द ESOP, वो अभी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हमारे को करनी है। यदि ये होता तो शायद 7वें कांड में कोई भी स्टाफ वगैरह उनके साथ नहीं होता। काफी ESOP वगैरह का भी रोल रहता है इस तरह के फ्रॉड में। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कुछ करनी शुरू की। लेकिन अब जो 2013 का कंपनीज एक्ट आया है, दैट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड एंड इम्पैक्टेड बाय सर्वेंट्स एंड ऑक्सिलरी एक्ट। ओके, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सर्वेंट्स एंड ऑक्सिलरी के, सर्वेंट्स एंड ऑक्सिलरी एक्ट के विद रेफरेंस टू इंडिया, इस पर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा। बहुत बड़ा सर्वेंट्स एंड ऑक्सिलरी एक्ट है, उसके प्रोविजंस में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसके प्रोविजंस के बारे में आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं सर्वेंट्स एंड ऑक्सिलरी एक्ट में। उस एक्ट को हमें बहुत ज्यादा नहीं समझना है, हमारे को सर्वेंट्स एंड ऑक्सिलरी एक्ट को इंडियन रेफरेंस में थोड़ा थोड़ा उसका आइडिया ब्रीफिंग समझनी है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या है और इंडिया में क्या पोजीशन है, प्रोविजंस ऑफ द सर्वेंट्स ऑक्सिलरी एक्ट एंड इंडिया। ओके, तो ये अब हम समझेंगे कि सर्वेंट्स ऑक्सिलरी के MD एंड CEO, ओके, फाइनेंस डायरेक्टर, CFO, इन सबको साइन करना सर्वेंट्स ऑक्सिलरी ने कहा। हमारे यहां भी केवल क्या पोजीशन है एक्ट के अंदर कि ओनली 2 डायरेक्टर्स और one of them, one MD if any के साथ साथ हमारे यहाँ भी चेंज होना शुरू हुआ है और CFO को साइन करना। लेकिन जितना होना चाहिए इन चारों का सिग्नेचर, क्योंकि कंपनी के अंदर बाहर के ऑडिटर से ज्यादा जो CA आज जॉब में हैं, जो CFO का काम देख रहे हैं, जो फाइनेंस डायरेक्टर देख रहे हैं, दे आर इन मच लायबल, रेस्पॉन्सिबल फ्रॉड के लिए, क्योंकि वो डे टू डे फंक्शंस उन्हीं के हाथ से हो रहे हैं। दे आर लाइन अथॉरिटी। तो इसमें हमें अभी काफी कुछ करना है, काफी कुछ करना बाकी है। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको लेक्चर दिया था डायरेक्टर्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की पावर के बारे में, ऑडिट कमेटी की इंडिपेंडेंस के बारे में पूरा लेक्चर्स आपको दिया था। तो काफी कुछ अभी भी बाकी है। उतना जो सर्वेंट्स ऑक्सिलरी एक्ट कहता है वहां तक हम अभी कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। दूसरा, फुली इंडिपेंडेंट। सर्वेंट्स एक्चुअली कहता है फुल्ली इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी। हमारे यहाँ अभी तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नाम पर केवल आया क्या कि एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए। हालांकि कंपनी एक्ट 2013 ने ये जरूर कहा है majority of audit committee should be independent. Majority should be independent. ये हमारा कंपनी एक्ट 2000 कहता है, लेकिन अभी भी हम कोसों दूर हैं उस सर्वेंट्स एंड ऑक्सिलरी एक्ट से जो कहता है कि फुली
फुली इंडिपेंडेंट बताइए ऑडिट कमेटी को। अभी हमने केवल क्या किया, मेजॉरिटी को किया है, फुली इंडिपेंडेंट नहीं किया है। ओके। थर्ड, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एआईजी के केस में और वहां प्रोविजन बनाया कि जब भी अकाउंट्स विल बी रीस्टेटेड, accounts will be restated and ESOP will be disgorged. हमारे यहां अभी नथिंग मच, ओनली डिस्क्लोजर हो गया है। इसके बारे में अभी नथिंग मच, कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं गया है। पता नहीं हम कोई और स्कैम का इंतजार कर रहे हैं या वी आर स्लो इन द रिफॉर्मिंग। ओके, क्योंकि कॉर्पोरेट ज्यादा हंगामा ना मचाए, ज्यादा हल्ला ना मचाए, ये सब तो कहीं हम नहीं सोच रहे। लेकिन कुल मिला के पोजीशन क्या है कि अभी भी हमारी सॉल्वेंसी ऑफ दिल्ली के कंपैरिजन में काफी कम तैयारी है। कॉर्पोरेट फ्रॉड, कॉर्पोरेट स्कैंडल्स से निपटने के लिए जब हमने अपने देश को खुला छोड़ दिया, 100% FDI कर दिया, देश पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ रूल्स उस तरह के नहीं है, ये हमको देखना है। नेक्स्ट इज more stringent restrictions on loans to directors। ये कहता है सारांश ऑफ दिल्ली एक्ट। हमारे यहाँ इस कंपनीज एक्ट ने कुछ तो किया है लेकिन पूरा नहीं, कुछ तो किया है, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनीज पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं डायरेक्टर्स को लोन देने के लिए, एंड स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाए हैं, बट नॉट सो स्ट्रिंजेंट एज द सारांश ऑफ दिल्ली सजेस्ट करता है। इतने स्ट्रिक्ट एक्शन अभी भी नहीं लगाए हैं, तो हमको ये सारांश ऑफ दिल्ली के हिसाब से बहुत कुछ अभी करना बाकी है। नेक्स्ट, जो सारांश ऑफ दिल्ली ने कहा, सारांश ऑफ दिल्ली ने कहा रियल टाइम डिस्क्लोजर। ये नहीं कि साल के बाद में सब कुछ हो जाए तो पोस्टमार्टम की तरह हम लोग करें। हालांकि काफी पहले से गवर्नमेंट ने इसके बाद से क्वार्टरली रिजल्ट का सिस्टम बनाया है, और अभी कंपनीज एक्ट ने भी इन मैनी केसेज जैसे चेंज इन शेयर होल्डिंग, to be disclosed within 15 days, जो कि पहले ईयर खत्म हो जाने के बाद भी 30 सितंबर के बाद तक, उसके बाद 30 अक्टूबर और 30 नवंबर तक, यानी 1.5 साल बाद तक जो इन्फॉर्मेशन दी जाती थी उसके लिए 15 दिन किया है। कुछ ना कुछ तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। कुछ तो रिवाइज रूल 6 में भी कहा था, जैसे कि जिसके अंदर चेंज ऑफ द शेयर होल्डर्स और लिस्ट ऑफ द 10% से ज्यादा जिनके पास शेयर्स हैं उनकी लिस्ट बैलेंस शीट के फेस पर देना। तो कुछ हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि वहां के जो यूएसए के और
इंटरनेशनल जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सब काफी कुछ प्रभावित हैं इस सार्वंसन ऑक्जली से। ओके, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी पीरियोडिकल रिव्यू। एवरी 3 ईयर। ये जो मैंडेटरी पीरियोडिकल रिव्यू कंपनीज का कहता है सार्वंसन ऑक्जली, हम यहाँ कहीं भी नहीं ठहरते, यहाँ हम केवल ऑडिटर्स पे डिपेंडेंट हैं, केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट ही साइन करता है। हालांकि आजकल कंपनी सेक्रेटरी और CWA भी इन्वॉल्व हो गए हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट आ गया है इस कंपनी के 2013 से। लेकिन कैसे होगा मैंडेटरी पीरियोडिकल रिव्यू, इसका कोई फॉर्मेट, कोई इधर अभी तक हिंदुस्तान जाता दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, नेक्स्ट जो थी रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑडिटर्स relating to non-audit services। हाँ जी, अरे भाई ये वाली बात नहीं है, आप सही कह रहे हैं, स्टूडेंट कह रहे हैं, करे कोई भरे कोई। करा आर्थर एंडरसन ने, करा एनरॉन ने, और हम भुगत रहे ऑडिटर्स। बेटे ये तो देख के जैसा होता है, ये रूल्स रॉ उन्हीं के हिसाब से बनाए जाते हैं जो घटनाएं घटित होती हैं हिस्ट्री के बेसिस पे। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑडिटर्स रिलेटिंग टू, ये अब कंपनी एक्ट में, कंपनी एक्ट के अंदर आ गया है। 9 तरह की जो सर्विसेज हैं, ना तो सीए खुद कर सकता और ना उसका रिलेटिव या एसोसिएटेड जो भी ऑडिट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, यदि वो करता है उन कंपनीज का वो ऑडिटर नहीं हो सकता। ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई हैं। ओके, नेक्स्ट auditor has to submit his report first to audit committee इस कंपनी एक्ट 2013 के अंदर एक तो आया है कि कॉन्सेंट और व्यूज ऑफ ऑडिट कमेटी will be obtained for appointment of अपॉइंटमेंट के अलावा इवन फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ द ऑडिटर। उसके अलावा ये भी आया है जो भी कमेंट्स हैं ऑडिटर्स के ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व तो थोड़ा थोड़ा इस डायरेक्शन में कंसल्ट जो भी ऑडिटर्स के कमेंट्स वगैरह हैं इन सब पे भी ऑडिट कमेटी से डिस्कशन होना है, कमेंट्स होना है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, फॉर द लिस्टेड कंपनीज के लिए ये सारे काम हैं, लिस्टेड कंपनीज के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट रोटेशन ऑफ द वेल्टर। ये भी अब कंपनी एक्ट में इनकी आप जो टर्म्स थी 5 इयर्स 8 इयर्स, हमारे यहाँ भी ये 5 इयर्स और 10 इयर्स के अंदर 5 इयर्स इंडिविजुअल और ये फर्म, इनके बारे में हमारे यहाँ रोटेशन का पॉइंट तो आ चुका है, लेकिन अभी भी कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, इनको दोबारा ना हटाया जाए ऐसा देखते हैं, क्योंकि आज ही न्यूज़पेपर में था कि सचिन पायलट से डिस्कशन चल रहा है और कुछ ऑब्जर्वेशन चल रही है, लेकिन ये रोटेशन ऑफ द ऑडिटर्स का पॉइंट आया है। ठीक है, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा, 15-20 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो एक्ट है, एक्ट के अंदर ये सब कुछ आ चुका है। इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये इम्प्लीमेंट भी होने के 100% चांसेस हैं। 3 साल का मॉरेटोरियम दिया हुआ है, ये सब मैं आपको कंपनी एक्ट में बता चुका हूं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 20 इयर्स का तक का इम्प्रिजनमेंट था। तो नए कंपनीज एक्ट में भी इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस आ चुके हैं, जो कि 1 to 5 इयर्स है। तो काफी कुछ हम उस डायरेक्शन में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सर्वेंस एंड ऑब्जेक्ट एक्ट के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा विद रेफरेंस टू कंपनी एक्ट 2013 बताया। हालांकि काफी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्वेंस एक्चुअली एक्ट इंडियन पर्सपेक्टिव ने, इंडिया ने उसको कहां तक फॉलो किया, इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या है। तो आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का की हिस्ट्री तो इंडिया में 95 से शुरू हुई, लेकिन स्लोली हम चलते गए और इन्हीं स्लोली और कंजर्वेटिव नियमों का नतीजा था कि इतना बड़ा फ्रॉड हमारे यहाँ पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि सत्यम फियास्को ने जरूर इंडिया की इमेज खराब की थी। आजकल जो फियास्को है वो कॉर्पोरेट फ्रॉड से ज्यादा पॉलिटिकल फ्रॉड है। आज जो 2G स्कैम, जो कोलगेट स्कैम, जो हवाई जहाज का स्कैम, जो जमीन का स्कैम, ये जो सारे स्कैम हो रहे हैं, दवाओं का स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम, ये सब पॉलिटिकल स्कैम है। हालांकि कॉर्पोरेट फ्रॉड और कॉर्पोरेट पब्लिक इशू, पब्लिक का पैसा लेके कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत अभी हमें महसूस नहीं हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ रूल्स फिर भी टफर थे। हाँ, कुछ पॉन्जी स्कीम वाले स्टॉक गुरु वगैरह ने जरूर पब्लिक को लूटा, है ना। क्या हुआ सारा केस में, क्या हुआ विजय माल्या केस में, ये ऑपरेटिंग लॉसेस थे या कॉर्पोरेट फ्रॉड, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन जहां तक लगता है ये सब अभी कोई इस तरह का चीजें अभी हमारे यहाँ थी नहीं। लेकिन अब आज जो कुमार मंगलम बिरला पर FIR हुई है, वो भी पॉलिटिकल कोलगेट स्कैम में, नॉट दैट विद द डिफॉल्ट विद और जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विद द शेयर होल्डर्स, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कंपनी एक्ट है और जो भी नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, नए रूल्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस और जो टफर जो रिजीम आ रही है कॉर्पोरेट के लिए, उससे हम हो सकता है इस तरह के किसी भी फ्रॉड से, एनरॉन जैसे केस से, आर्थर एंडरसन जैसी दुर्घटनाओं से बच सके। इसी एंगल से मुझे लगता है कि कंपनी एक्ट 2013 ड्राफ्ट किया गया और हमें इसी व्यू में इसको लेना होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहेंगे तो सर्वेंस एंड ऑब्जेक्ट
एक्ट को पूरा हम पढ़ाएंगे, लेकिन ऑडिटिंग का सब्जेक्ट इतना लार्ज है, इतना विशाल है, इंडियन एक्ट पढ़ते पढ़ते ही हमारा टाइम कट जाए, बहुत लग जाता है। इसलिए मैं अपने ब्रीफ में आपको बताया, कुछ पॉइंट ही आपको बताए, जिससे कि आपके दिमाग में जो कुछ चाहिए इतना तो रहे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, knowledge is like food and mind is like body. Whatever you have eaten, that is not important. Important is whatever you have digested. तो digest करिए, समझिए क्या है सार्वंस एक्चुअली एक्ट। हालांकि वो इसलिए इम्प्लीमेंट हो पाया कि उसको आंदोलन ले रहे थे एक कांग्रेस मैन और एक सीनेटर, सारवंश एंड एक्चुअली। यहाँ भी यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई पॉलिटिकल पावर के अंदर होता तो जरूर कुछ ना कुछ होता। जैसा कि आपको पता है, अभी दागी नेताओं के केस में का जो ऑर्डिनेंस था, क्योंकि एक्शन लिया राहुल ने, तुरंत वापस हुआ। यदि हमारे यहाँ अन्ना का मूवमेंट हुआ, केजरीवाल हुए, बाबा रामदेव हुए, लेकिन अगर इसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का मूवमेंट, कोई पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पर्सन हु इज इन पावर, कोई मिनिस्टर, सीनेटर, एमपी बहुत बुलंद तरीके से उठाते, तो कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा, ये मेरा मानना है। लेकिन यूएसए में ऐसा हुआ क्योंकि पावरफुल लोगों ने इस सब्जेक्ट को उठाया और दे वर एबल टू कन्विंस द पीपल, एंड उसकी वजह से दोबारा से कॉर्पोरेट सेक्टर में एक विश्वास क्रिएट हुआ है। थैंक यू वेरी मच।